लफ्ज़ों को करीने से सजाने का कमाल दिखलाते हैं हम। किरदारों के अनूठे रचयिता प्रवीण पामाल कहलाते हैं हम। दोस्तों, लीजिए पेश है मेरी कहानी सुलगती राग का 10वां एपिसोड, हुस्न की कशिश। अब तक आपने सुना कि सत्यम और अनिल दुबे के कत्ल में पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली थी। दोनों ही कत्ल में घटना स्थल पर हिंदी के उपन्यास मिले थे। झांसी शहर में रहने वाले गरीब परिवार के मुखिया की वर्ष 2002 में ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। मुंशी पुलिया थाने का ही एक दूसरा बदमाश दरोगा महबूब अली को एक धमकी भरा कॉल आता है। महबूब अली अपनी वर्दी के रौब में उस खबरदार सिंह को गालियां सुनाता है। महबूब अली अब उस दिलकश हसीना को किसी तरह से पाने के लिए मचल उठता है। अब आगे सुनिए। अजय राय को अभी तक सत्यम के केस में कोई सफलता नहीं मिली थी। पंकज सिन्हा और निष्ठा से पूछताछ से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। मुनीश शुक्ला के ऊपर भी बस शक ही था, कोई सबूत नहीं थे। राघवेंद्र त्रिपाठी को अरिहंत ने वो पुरानी तस्वीरें भेज दी थीं जिसमें कि उसके ऑफिस में शोकेस में 2 कटारें दिखाई दे रही थीं। इसका मतलब मुनीश ने मुझसे झूठ बोला था। राघवेंद्र ने आज मुनीश को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया था। मुनीश को पुरानी फोटो दिखाते हुए राघवेंद्र ने कहा, आपसे मैंने पहले ही कहा था कि सब कुछ सच सच बताइएगा, लेकिन आपने ये कटार वाली बात छिपाई। ये तो साफ है कि जिस कटार से कत्ल हुआ वो आपकी ही थी। मुनीश ने घबराते हुए कहा, यह सच है कि मैंने आपसे ये बात छिपाई क्योंकि मैं बिना मतलब के झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। दरअसल उद्घाटन वाले दिन प्रोग्राम समाप्त होने के बाद मेरे एक कर्मचारी ने मुझे बताया था कि एक कटार गायब है। मैंने बहुत ढूंढवाई लेकिन मिली नहीं। सीसीटीवी कैमरे भी कुछ पकड़ में नहीं आया क्योंकि उस दिन काफ़ी भीड़ थी। उसी भीड़ का फ़ायदा उठाकर किसी ने मेरे शोकेस से डुप्लीकेट चाबी से ये चोरी की थी। कुछ एंटीक पीसों की कोई रसीद इत्यादि नहीं होती है। मैं पुलिस की फालतू पूछताछ से बचना चाहता था, इसलिए मैंने इस चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई और एक तलवार उस कटार के स्थान पर रखवा दी थी। लेकिन आप ये खुद ही सोचिए कि भला मैं किसी का मर्डर अपना हथियार देकर क्यों करवाऊंगा। राघवेंद्र बोला, अब तो बात और उलझ गई है। फिलहाल तो मुझे आपको गिरफ्तार करना ही होगा। आप चाहें तो अपने वकील से बात कर सकते हैं। मुनीश की गिरफ्तारी हो गई थी। उधर राय को मालती ने जितनी जानकारी निष्ठा के पास आए हुए फ़ोन के बारे में दी थी, उस जानकारी के आधार पर जब पता लगाया गया तो पाया गया कि यह नंबर भी किसी और के फ़ोन का था, जो कि एक दिन पहले ही मोटरसाइकिल लुटेरों ने लूटा था। फ़ोन के मालिक ने इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। हत्यारा चोरी किए हुए फ़ोन के सिम को केवल एक बार ही यूज़ कर रहा था। अगली बार वो किसी दूसरे सिम का प्रयोग करता था, इसीलिए वो पुलिस की पहुंच से दूर था। पुलिस को ऐसे आदमी को ढूंढना था जो कि चोरी के मोबाइलों के सिम बेचता हो, लेकिन यह आसान काम नहीं था। महबूब अली ने जब से आयशा किदवई के दीदार किए थे तब से उनका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। वे हमेशा आयशा की फ़ोटो को देखते हुए उसके ख्यालों में ही खोए रहते थे। ख्वाब में वे आयशा के आगोश में होते थे, लेकिन जब नींद टूटती तो उन्हें बड़ी मायूसी होती। ये कोई गरीब घर की असहाय महिला नहीं थी जिसे आसानी से वे अपनी गिरफ्त में ले लेते। इस हसीना को धमका के अपने काबू में नहीं किया जा सकता था। इसे तो मोहब्बत के हसीन जाल में फंसाना ही एक तरीका था। महबूब मियाँ ने आज तहकीकात के बहाने से आयशा के पास जाने का मन बना लिया था। आज उन्होंने अपने साथ गंगाराम को नहीं लिया और निकल पड़े जामा मस्जिद रोड के लिए। दरवाजे पर दस्तक दी तो नौकरानी ने दरवाज़ा खोला और सवालिया चेहरे से आने का सबब पूछा।
महबूब मियाँ पहले तो नौकरानी रुखसार को ही देखने लगे। ये भी कोई कम हसीन नहीं है, लेकिन अभी तो अपने मकसद की तरफ ध्यान दो महबूब मियाँ, वे मन ही मन सोच रहे थे। रुखसार के चक्कर में आयशा को न खो बैठना। महबूब ने बड़ी तहजीब से फरमाया, आयशा जी से कहिए कि महबूब आए हैं केस के सिलसिले में मिलने के लिए। रुखसार उन्हें दरवाजे पर ही खड़ा करके भीतर गई और कुछ देर बाद वापस आई और बोली, आप अंदर तशरीफ़ ले आइए, आप बैठें, बेगम गुस्ल में हैं, अभी कुछ लम्हों में आती हैं। महबूब अली आराम कुर्सी पर बैठकर आयशा का इंतज़ार करने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे कि आयशा जब सामने होगी तो उन्हें किस लहजे और लफ्ज़ों में उससे गुफ्तगू करनी है ताकि वो उनकी कशिश में खिंचती चली आए। रुखसार ने खस का शरबत लाकर रख दिया था। महबूब का गला तो वैसे ही सूखा जा रहा था। वे एक ही सांस में पूरा गिलास गटक गए। रुखसार को देखकर उन्हें याद आया कि वो बता रही थी कि बेगम गुस्ल में हैं। महबूब अपने ख्यालों में आयशा को गुस्ल में नहाते हुए देखने लगे थे। हाय अल्लाह, क्या शफ़ाक गोरा बदन! फव्वारे से पानी उनकी जुल्फ़ों को तर करता हुआ उनके गुलाबी होठों को छूता हुआ नीचे आ रहा था। कितना शरारती है ये पानी भी। होठों से उनकी ठोड़ी, गले से सीने, फिर कटी प्रदेश को भिगोता हुआ नीचे की ओर बढ़ रहा था। तभी आयशा गीले बालों पर तौलिया लपेटे हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। उन्होंने देखा कि महबूब मियाँ आंखें बंद किए हुए बैठे हैं और रुखसार पास में ही खड़ी है। आयशा ने कहा, आदाब दरोगा साहब। महबूब ने मीठी सी आवाज़ सुनी तो वे तसव्वुर की दुनिया से बाहर आए और अपनी आंखें खोलीं। सामने उनकी अप्सरा हुस्न का जलवा बिखेरते हुए खड़ी थीं। वे बस उन्हें देखते ही रह गए। उनकी जुल्फ़ों से उठती भीनी खुशबू ने सारे कमरे को महका दिया था। या खुदा, ये तेरा कैसा निज़ाम है! हमें वो बदजात रज़िया दे दी जिसकी ओर देखने का भी जी नहीं करता है, और इधर इस बेपनाह हुस्न की मलिका की जवानी यूं ही जाया हो रही है, क्योंकि इसका खाविंद तो वहाँ दुबई में दौलत कमाने में मसरूफ़ है। आयशा मुस्कुराई और बोली, अरे महबूब जी, कहाँ खोए हुए हैं? महबूब बोले, जी हम बस ज़रा आँख लग गई थी। आयशा ने बड़ी अदा से कहा, लगता है कि आपने हमारे जेवर बरामद कर लिए हैं और यही खुशखबरी देने के लिए आप यहाँ आए हैं। हमें आप पर पूरा एतबार था कि आप चोर को धर दबोचेंगे ही। महबूब बोला, हाँ, धर दबोचने में तो हम बहुत उस्ताद हैं, लेकिन इस बार का मामला ज़रा पेचीदा है। कदम बहुत संभाल कर उठाने पड़ रहे हैं कि कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। आयशा ने निहायत मासूमियत से पूछा, अच्छा, क्या चोर निहायत ही शातिर और मक्कार किस्म का है? महबूब ने बात को बदलते हुए कहा, अरे छोड़िए भी उस जलील को, आप इत्मीनान रखें, उसको तो हम अपनी गिरफ्त में ले ही लेंगे। क्या आप हमें अपने ख्वाबगाह के दीदार का एक मौका और देंगी? हम ज़रा मौकाए वारदात का एक बार फिर से मुआयना करना चाहते थे। आयशा ने मायूस होते हुए कहा, उफ़, अब तो आप यहाँ पर खामखा ही अपना वक्त जाया कर रहे हैं जनाब। एक तो हमारे खाविंद यहाँ पर रहते नहीं हैं, हम अकेले क्या क्या संभालें। कभी कभी तो हमें अपने हालात पर बस रोना ही आ जाता है। महबूब ने दिलासा देते हुए कहा, अरे मोहतरमा, आप तो इतनी जहीन और काबिल हैं, आप कतई ना उम्मीद ना हों। अगर आपको कोई दिक्कत पेश आ रही हो तो हम अभी रुखसत होते हैं। फिर जब कभी आपको सहूलियत महसूस हो तो खबर भिजवा दीजिएगा, हम फ़ौरन ही हाजिर हो जाएंगे। आयशा ने कहा, अरे नहीं दरोगा साहब, हम तो बेकार में ही थोड़े जज्बाती हो गए थे। अब जब किसी की किस्मत में तन्हा ही रहना लिखा है तो वही सही। चलिए आप बेडरूम को एक दफ़े तसल्ली से छानबीन कर लीजिए।
ड्राइंग रूम का दरवाज़ा उड़का हुआ था और बाहर एक डिलीवरी वाला काफ़ी देर से रुखसार, आयशा और महबूब की गुफ्तगू सुन रहा था। महबूब और आयशा बेडरूम की ओर चले गए थे। रुखसार भी पीछे पीछे चली आई थी। महबूब ने ड्रामा करते हुए एक एक चीज़ को देखना शुरू कर दिया था। आयशा पास ही खड़ी हुई थी। अचानक महबूब ने अलमारी में रखे शोपीस को उठाया और फिर अपने हाथों को संभालने की एक्टिंग करते हुए शोपीस को गिरने से बचाने का दिखावा करने लगा। इसी क्रम में उसने आयशा का हाथ थाम लिया था। आयशा अपना हाथ उसने बड़ी हिकारत से महबूब की ओर देखा और दंदनाते हुए ड्राइंग रूम में चली आई। महबूब के तो होश ही उड़ गए थे। वो रुखसार को देखकर बोला, लगता है कि आयशा जी बुरा मान गई। मैंने तो शोपीस को बचाने के चक्कर में उनका हाथ थाम लिया था। रुखसार ने कहा, हाथ थामने में कभी जल्दबाजी ठीक नहीं होती दरोगा साहब। थोड़ा संभाल कर अपनी ड्यूटी को निभाएं, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं आपको। रुखसार ड्राइंग रूम की ओर बढ़ी तो महबूब मियाँ भी झेंपते हुए उसके पीछे ड्राइंग रूम में आ गए। आयशा अभी भी तमतमाई हुई खड़ी थी। वो बोली, थोड़ा फासला बरकरार रखें महबूब मियाँ तो बेहतर होगा। महबूब ने झेंपते हुए कहा, दरअसल मैं लड़खड़ाने लगा था तभी ये गुस्ताखी हो गई। हम तो तहजीब से रहने की खुद ही बहुत कद्र करते हैं। आयशा ने अपने बालों को झटकते हुए कहा, मियाँ हर जगह लड़खड़ा जाना कभी कभी जलालत का सबब बन जाता है। रुखसार को लगा कि जैसे कोई बाहर खड़ा है। उसकी नज़र दरवाजे की ओर गई तो उसे बंद करने के लिए वो बढ़ी तो उसे डिलीवरी वाला दिखाई दिया। डिलीवरी वाले ने कहा, ये शबनम बेगम का ही घर है ना, एक पार्सल देना था। रुखसार ने गुस्सा होते हुए कहा, अजीब अहमक इंसान हो, ये आयशा किदवई का घर है और शबनम का घर तो इस फ्लोर पर किसी का भी नहीं है। जाने कहाँ कहाँ चले आते हैं मुंह उठाकर। डिलीवरी वाला वहां से रफू चक्कर हो गया था। तब तक महबूब मियाँ भी वहां से निकल लिए थे। रुखसार दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई थी। महबूब लौटकर थाने आ गया था। आज तो बड़ी गड़बड़ होते बची। इस कटखने शिकार पर हाथ डालना तो खतरे से खाली नहीं है, लेकिन कमबख्त है गजब की खूबसूरत बला। थाने में भी महबूब का दिल कुछ उछटा उछटा सा था। गंगाराम ने एक आध बार महबूब से बात करने की कोशिश की तो महबूब ने उससे भी ढंग से बात नहीं की। गंगाराम समझ गया था कि आज ये सांड बिना मुझे लिए कहीं चरने के लिए गया था। वहीं पर इसे लट पड़ी है तभी मियाँ जी बनाए हुए हैं। मुझे क्या, आज तो मैं अपनी साइकिल भी नहीं लाया हूँ, मैं तो चला अपने घर। आज गंगाराम पैदल ही चला जा रहा था। चौराहे से पहले ही एक भिखारी भीख मांग रहा था। गंगाराम उसके सामने से निकला लेकिन भिखारी ने उससे भीख नहीं मांगी। गंगाराम ने सोचा कि शायद इसने मुझे वर्दी में देखकर भीख नहीं मांगी है, चलो इसे कुछ दे ही देता हूँ। गंगाराम ने दिलदारी दिखाते हुए अपनी जेब से 5 का एक सिक्का निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। भिखारी ने एक नज़र गंगाराम की ओर देखा और फिर दूसरे गुजरने वालों से भीख मांगने लगा। गंगाराम ने कहा, अरे घबराओ नहीं, ले लो। भिखारी ने कहा, नहीं आप रहने दीजिए। अरे डरो मत, रख लो। गंगाराम ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। नहीं सरकार, आपसे नहीं ले सकता। हद है यार, जब मैं कह रहा हूं कि डरो नहीं तब भी घबराए जा रहे हो खामखा, गंगाराम ने कहा। भिखारी बोला, नहीं घबरा नहीं रहा हूं। एक मांगने वाला दूसरे मांगने वाले से मांगता कुछ ठीक नहीं लगता। भगवान आपका भला करे। गंगाराम का मन हुआ कि इस पाजी भिखारी की कुटाई कर दे, लेकिन भरे बाजार में तमाशा हो जाएगा। पुलिस वालों को तो इसने भिखमंगा ही बना डाला। रात को महबूब ने थोड़ा खाना खाया और जल्दी ही लेट गया। वो अभी तक किए हुए सारे शिकारों के बारे में सोच रहा था। कमसिन लड़कियों से लेकर उम्रदार औरतों तक उसने न जाने कितनों को अपनी हवस का निशाना बनाया था। तभी उसके मोबाइल की बेल बजी। हेलो, महबूब ने अनमने ढंग से कहा। आदाब, किसी महिला की आवाज़ थी। जी कौन? महबूब ने संभलते हुए पूछा। क्या इतने नाराज़ हो गए कि अब हमें पहचानेंगे भी नहीं? जी मोहतरमा, मैं वाकई पहचान नहीं पाया कि आप कौन हैं और क्या चाहती हैं।
जब आप हमें पहचान ही नहीं रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा, हम फ़ोन रख रहे हैं। दूसरी तरफ से उसने रूठते हुए कहा। अरे लेकिन आप कम से कम अपना नाम तो बताइए। आज ही मिले और आज ही भूल भी गए। कमाल की लड़खड़ाहट और हाथ थामने की अदा है आपकी। अब महबूब को करंट सा लगा। आज तो वो आयशा से ही मिला था, तो क्या ये आयशा ही है? उस समय तो ये काट खाने को दौड़ रही थी और अब ये फ़ोन। दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। क्या महबूब अली अपने करीब खड़ी मौत से बच पाएगा? ये जानने के लिए सुनिए मेरी कहानी का 11वां एपिसोड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही हमारे वीडियोस को हाई पॉइंट्स अवश्य देते रहें ताकि हमारी कहानी